नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। जैसा कि दोस्तों हम चल रहे थे अपने यूपी पुलिस भर्ती 2024 में और हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में स्वर हमारे चल रहे थे। स्वरों की क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज स्वर हम आपके आज ही हमारी क्लास में स्वर खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जानकारी देनी है कि यूपी ARO एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और 11 फरवरी को इसका एग्जाम होना है। उसके लिए भी दोस्तों उसमें भी हिंदी आती है, हालांकि उसमें ये शुरुआत में ही आ जाएगा, लेकिन ये क्लास उसमें भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी स्वर व्यंजन वगैरह सब पूछे जाते हैं, तो उस क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इससे पहले हमने प्लुत तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वर। आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। और इसके अलावा संस्कृत की बात अगर कर ली जाए तो संस्कृत में यही तीन हो जाते हैं, तीसरा इसमें प्लुत स्वर भी जोड़ लिया जाता है। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको दो ही बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसमें? ह्रस्व स्वर में आपके आ जाते हैं, इसमें सब छोटे आ जाते हैं, आ, ई, उ, और इसके अलावा री आ जाता है। और यहीं पर हम दीर्घ स्वर की बात कर लें तो इसमें सब सारे बड़े आ जाते हैं, आ, ई, यहां पर गलत हो गया, उ, ए, आए, ओ, और आ जाता है आओ। ये दोस्तों इसमें हो जाते हैं दीर्घ स्वर में, ये आ जाते हैं। तो चार इसमें हो गए और चार इसमें हो जाते हैं और 7 इसमें हो जाते हैं। तो ये कुल हो जाते हैं हमारे 11 स्वर, ये हो जाते हैं। संस्कृत में जब इसमें छंद वगैरह आते हैं तो उसमें दोस्तों इनके संकेत की आती है। तो जब हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, यानी ये जो होते हैं हमारे इनको लघु स्वर भी बोला जाता है। तो इनको हम जब चिन्ह मात्रा गिनने के लिए चिन्ह लगाते हैं तो ह्रस्व स्वर में हम एक ये डंडा लगा के इसका चिन्ह लगाते हैं। वहीं अगर दीर्घ स्वर की बात कर लें तो ये गुरु स्वर बोला जाता है और इसको इस तरीके से चिन्हित करते हैं, इस चिन्ह लगा के चिन्हित करते हैं। अब दोस्तों आगे इसको हम पढ़ेंगे, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो उच्चार लिखते हैं पहले, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं, ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये दो? एक होता है आवृतमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। अब आइए पहले इसको लिखते हैं। पहले नंबर पर हमारा आता है आवृतमुखी। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में
जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ, जो हमारे ओंठ होते हैं, ये गोलाकार नहीं होते हैं, यानी आवृत के जो व्रत होता है व्रत के आकार के नहीं होते हैं, उन्हें हम आवृत स्वर कहते हैं। इसको लिख लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त मुखी। तो इनके उदाहरण की बात कर लें। इनके उदाहरण क्या हो, जैसे में देखेंगे इनको कौन कौन से होते हैं ये, जिनमें हमारे ओष्ठ का आकार गोल नहीं होता है वो इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से ऐसे अक्षर होते हैं? इसमें आ जाता है हमारा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई आ जाएगी, ए आ जाएगा और ए आ जाएगा। ये हमारे होते हैं आवर्त मुखी स्वर। ये होते हैं जिन, और आप बोलकर ही ऐसे इनको देखिए, जैसे आ बोलेंगे, इसमें हमारे होंठों का आकार गोल नहीं हो रहा है। आ, बड़ा आ, छोटी, इनमें किसी को भी आप बोलकर देखेंगे हमारे होंठों का आकार गोल नहीं होता है। अब इसके जस्ट विपरीत हम पढ़ेंगे वृत्तिमुखी। अब हमारे आ जाता है नंबर 2 पर वृत्तमुखी स्वर। इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। इसमें जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्त के आकार के, अब यहां पर नहीं था, अब यहां पर हो जाएंगे होते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वृत्तमुखी कहते हैं। ये हमने उसी का उतार दिया है, इसीलिए गलत लिख गया है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा? इसके उदाहरण में 4 उसमें थे, अब जो बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे। आप देखिए, जिनके बोलने पर हमारे ओंठ गोल होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। जैसे हमारा आ जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ जाएगा औ। और अपवाद में आ जाता है जो कि हमारा औ ये वाला होता है, जिसके ऊपर आधी चंद्रबिंदी लगती है, ये हमारा आ जाता है। लेकिन बोले ये 4 ही जाते हैं, लेकिन माना ये भी जाता है। ये हमारा अपवाद में आ जाता है, इसलिए इसको भी जोड़ा जाता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे? अब इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे मुख खुलने के या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर ये कितने आ जाएंगे? मुख खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हो जाएंगे। मुख खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? इसमें देखिए, पहले कौन होगा? पहला हो जाएगा संवृत स्वर। पहला नंबर पर हमारा आ जाएगा संवृत स्वर। अब इसकी परिभाषा की बात आएगी। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा में हम हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम संवृत स्वर कहेंगे। इसको भी लिख लेते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम संवृत स्वर कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे छोटी ई, बड़ी ई आ जाएगी, उ और बड़ा ऊ। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, छोटी ई और बड़ी, छोटा ई छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब एक ट्रिक बताते हैं संवृत स्वर के उदाहरण। जो ये उदाहरण है कौन कौन से संवृत स्वर में आते हैं, कौन से स्वर संवृत स्वर बोलते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अब जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, आपके वहां पर डॉक्टर सुई लगा देता है, तो आपके मुंह से अक्सर बच्चों के मुंह से क्या आवाज निकलती, उई, ये निकलती है ना। तो यहां पर आप उसको उसी तरीके से याद कर लीजिए, उ और ई, दोनों उ आ जाएंगे, दोनों ई आ जाएंगे। बस सिंपल सी ये ट्रिक है इसकी, इसको संवृत स्वर के याद रखने की आसानी से ट्रिक है। उई आप याद रखेंगे, दोनों ही उ और दोनों ही ई इसके उदाहरण होते हैं। अब अगला हमारा है अर्ध संवृत स्वर, दूसरा यहीं पे लिख देते हैं, आ रहा है। अर्ध संवृत स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी, अर्ध संवृत स्वर की परिभाषा बिल्कुल बिल्कुल यही हो जाएगी, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, अब बस यहां से यहां तक आ जाएगा, मुख लिख देते हैं। अच्छा इसकी भी हम, संवृत स्वर की अपेक्षा कुछ खुल जाता है, या कहें कुछ कम बंद होता है। कुछ कम, संवृत स्वर की अपेक्षा अर्ध संवृत में मुख कुछ कम बंद होता है, या जस्ट इसका उल्टा भी कह सकते हैं, कुछ खुल जाता है, यानी कुछ उसमें पूरा बंद रहता है, इसमें कुछ खुल जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा ए और ओ, ए और ओ इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। देखो आ रहा है यहाँ पर, ए और ओ इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब इसकी भी एक ट्रिक है याद करने की। जैसे कोई लड़का दूर, कोई आपका साथी है और बहुत दूर निकल जाता है आपको, और आप उसे बुलाते हैं, क्या कहते हैं, ओए, ऐसे करके बुलाते हैं ना आप। तो बस ओए यहां पर आपको याद रखना है, इसको उल्टा लिख लेंगे यहां पर, ओए, ये आपको याद रखने की। अर्ध संवृत में कौन आ जाता है, ओ और ए, ये आपका अर्ध संवृत स्वर हो जाता है। अब दोस्तों अगला हमारा कौन सा आ जाता है मुख खुलने पर, नंबर 3 पे आ जाएगा विवृत स्वर। कौन सा आ जाएगा, विवृत स्वर। 3 नंबर पे हमारा आ जाएगा विवृत। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख ज्यादा खुलता है, सबसे ज्यादा इसमें खुलेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं।
सबसे अधिक खुलता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जिनमें सबसे अधिक खुलता है उन्हें उनमें विवृत स्वर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में केवल एक आएगा, जो सबसे बड़ा स्वर होता है वो आ जाएगा। कौन सा सबसे बड़ा होता है? बड़ा आ जाएगा। इसमें केवल एक आता है, बड़ा आ। इसमें बस आप शॉर्ट ट्रिक में इसमें बस इतना आप याद कर लीजिए, जो सबसे बड़ा स्वर होता है वही वो जो है हमारा विवृत स्वर में आता है। आ सबसे बड़ा, आप बोल कर देखिए आ, या इसको देख ली, आपके जैसे चोट लग गई है उस समय अगर आपके मुंह से क्या आवाज निकली? आ, यानी सबसे बड़ा मुंह खुला, वो यहां पर हमारा विवृत स्वर में आ जाता है। और अब हमारा चौथा क्या आ जाएगा इसमें? अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर आ जाएगा। अर्धविवृत स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? क्या पहले इसकी परिभाषा हम देखेंगे क्या होती है इसकी। तो अर्धविवृत स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर की अपेक्षा कुछ कम खुलता है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहेंगे। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जिनमें विवृत से कुछ कम खुलता है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनके उदाहरण में क्या आ जाएगा? इनके उदाहरण में आपके जो बचे वो अब यहां पर आ जाएंगे। जैसे आपका यहां पर आ जाएगा छोटा आ, ए और औ आ जाएगा। और इसके अलावा आगत स्वर आ जाएगा, जो अभी हमारे उसमें इससे पहले वाले में आया था वो यहां पर आ जाएगा। ये भी हमारा अपवाद में आ जाता है, ये हमारा आगत स्वर होता है। तो स्वर की दोस्तों लगभग क्लास यहां पर आज हमारी खत्म हो रही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो इस यहां से केवल आपको इतने ही, हमारे चार्ट जो सामने हमने आपके बना रखा है, केवल इतने से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। स्वर में यहां से क्वेश्चन 1 जरूर आएगा। तो आइए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं। आप इसका अभी यहां पर स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको समझाते हैं। हो गया दोस्तों? अब आइए इसको समझाते हैं। जैसे इसमें होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? अर्धस्वर हमारे केवल 2 होते हैं, एक होता है या और एक होता है वा। ये होते हैं या और वा। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये हमारे एक आचार्य थे जो कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। जैसे अब इसका उदाहरण भी हम दे देते हैं। अर्धस्वर क्यों होते हैं? जैसे अक्सर आपने देखा होगा और बच्चों को कहते सुना होगा, आपने भी कहा होगा, जैसे एक हमारा होता है कौवा। अब इसको कुछ लोग कौवा कहते हैं और चूंकि इसमें अर्धस्वर भी मिल जाता है तो इसे कुछ लोग कौवा कहते देते हैं, कौवा भी कह देते हैं। ये दोनों ही सही माने जाते हैं। कहीं कहीं पर आपने कौवा देखा होगा, कहीं कहीं कौवा देखा होगा। कौआ और कौवा ये अर्धस्वर होते हैं, इसीलिए ये यहां पर काम चल जाता है। इसी तरीके के जो भी आपके स्वर आएंगे वो यहां पर आपके इससे मिलते जुलते होंगे। उसके बाद हमारा जाता है प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर कितने होते हैं? ये हमारे 3 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। ये हमारे 3 स्वर होते हैं। बाकी जो भी स्वर होते हैं वो किसी न किसी के मेल से बनते हैं, लेकिन ये स्वर एकदम प्राकृतिक स्वर होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कंठ स्वर।
जो हमारे कंठ से निकलते हैं, आप उच्चारण करके देखिए। जो हम उच्चारण वाली क्लास बताएंगे उसमें हम बहुत, जब उच्चारण वाली हम व्यंजन की क्लास बताएंगे वहां पर इसको हम थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंठ स्वर हमारे होते हैं आ और बड़ा आ। ये आप उच्चारण करके देखिए, आपके कंठ, ये जो होता है हिस्सा, ये कंठ होता है। आ और आ दोनों ही आपके स्वर यहां से आपके कंठ से निकलते हैं। ये हमारे दो स्वर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर हमारा होता है ई और बड़ी ई। इसका आप उच्चारण करके देखिए, जो तालु होता है मुख के ऊपर और नीचे का हिस्सा, इसका उच्चारण यहां से निकलता है, ई और ई दोनों ही यहां पर हमारे ये आ जाते हैं तालव्य स्वर। उसके बाद दोस्तों आ जाता है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर में अकेला हमारा ऋण होता है। मूर्धन्य स्वर में अकेला हमारा ऋण होता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर आप इनको उच्चारण करके देखिए, ये हमारे ओठ से निकलते हैं स्वर, ऊ और बड़ा ऊ। ये दोनों ही स्वर हमारे ओष्ठ से निकलते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ स्वर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आ जाता है कंठ ओष्ठीय स्वर होते हैं, जो हमारे कंठ से और ओष्ठ दोनों जगह से निकलते हैं, उन्हें हम कंठ ओष्ठीय स्वर, कंठस्थ स्वर जिन्हें बोल देते हैं। वो हमारे होते हैं आओ, ओ और आओ। और ये वाला जो आ होता है ये भी दोस्तों इसी में जोड़ा जाता है। इसको आप उच्चारण करके देखिए, एक तो हमारे कंठ से इसकी आवाज आएगी, दूसरे हमारे ओष्ठ से इसकी आवाज आएगी। ओ में देखिए ओठ से भी आ रही है और अंदर से भी हमारे कंठ से भी आवाज आ रही है, तो ये हमारे कंठ ओष्ठीय स्वर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर में आ जाते हैं ए और ए। इसको आप बोलिए, ये तालु जो हमारे ऊपर नीचे का मुंह के हिस्सा होता है वहां से भी आते हैं और कंठ से भी इनकी आवाज आती है, ए और ए। उसी प्रकार से आ जाता है हमारा उदासीन स्वर। ये हमारा केवल आ होता है, ये उदासीन होता है। अब एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अपभ्रंश स्वर कितने होते हैं। तो अपभ्रंश स्वर आप देखिए यहां पर सामने लिखे हुए हैं। एक होता है छोटा आ, एक होता है बड़ा आ, एक होता है छोटी ई, एक होता है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये आपके अपभ्रंश स्वर में गिने जाते हैं। इनकी संख्या अक्सर पूछ ली जाती है, तो इनकी संख्या होती है 8। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होते हैं 8। और इसमें प्रश्न कभी कभार ऐसे भी दिया जाता है, इनमें से कोई 3-4 स्वर दिए होंगे और एक अलग से दिया होगा, पूछा जाएगा इसमें अपभ्रंश कौन सा स्वर नहीं है। अगर 3 आप जानते होंगे इन 8 को तो वह क्वेश्चन कर लेंगे। और कभी कभार 3 कोई अलग दिए होंगे, एक इसमें का दिया होगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा अपभ्रंश स्वर है। तब आपको अगर ये याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहां पर आज से हमारी स्वर की क्लास समाप्त होती है। स्वर के बाद अब हम शुरू करेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद? हम व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर के बाद अब हमारा आएगा व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले पूछी जाएगी। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? हालांकि परिभाषा लिखने को तो इसमें नहीं आएगी, लेकिन कभी कभार परिभाषाएं आ जाती हैं, आपको पहचानना होता है इनमें से कौन सी व्यंजन की परिभाषा है। तो परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है परिभाषा? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। आइए लिख लेते हैं पहले इसको। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये अब पूछा जाएगा ये कितने होते हैं। तो व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं ये? 33। अब इसमें कितने, कौन कौन कितने होते हैं? इसमें 25 आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन, और 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं
25 4 29, 29 4 33, ये हमारे 33 हो जाते हैं। अब दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त खत्म करेंगे और इसमें हम आपको बता दें कि अब इसके बाद हम स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे और स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं ये कैसे पढ़े जाएंगे और कैसे आप इनको याद करेंगे कि कौन कौन से हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये हम आपकी कल की क्लास आप जरूर देखिएगा। कल की क्लास में इतना हम आपको एकदम जबान पे रटा देंगे कौन सा किस 2500 स्पर्श व्यंजन आपके जबान पर एकदम रट जाएंगे। ऐसे हम आपको ऐसी ट्रिक से हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।